चलो बच्चों, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये भी अच्छा खासा मार्क्स में आता है एग्जाम में, और ये भी इग्नोर्ड चैप्टर में से है, तो इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा होगा। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड ना बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक बुक कंपाइल किया था। जो बुक उस समय जो कंपाइल हुआ, ऐसा समझो कि यूक्लिड के द्वारा जो बुक कंपाइल हुआ था वही आज ज्योमेट्री का बेस है। उसी के आधार पर ज्योमेट्री बना पूरा, और लगभग जितना ज्योमेट्री हम लोग पढ़े हैं अभी तक वो सारा यूक्लिड का ही दिया हुआ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट्स पे बना हुआ है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री ये दो वर्ड से बना है। जियो इसका मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। देखो, जियो मतलब अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर, है ना? ठीक, यानी पृथ्वी का जब मेजरमेंट किया जाता था, मतलब जमीन का मेजरमेंट करने के लिए ज्योमेट्री का विकास किया गया। ठीक, कि मेरा इतना जमीन, तुम्हारा इतना जमीन, इस शेप का जमीन, उस शेप का जमीन, वो सब के लिए। और ये एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जितना भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हम लोग जानते हैं, चाहे वो इजिप्ट का हो, बेबीलोनिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ग्रीस हो या इनकास हो, जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं, सभी सिविलाइजेशन में ये ज्योमेट्री को पढ़ाया जाता था। और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हुआ करता था। ठीक है, और इसका बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उस समय के लोग देखते थे। The people of these civilization faced several practical problems which required the development of geometry in various ways. कई रीजन से ज्योमेट्री का विकास किया गया, उसमें से सबसे बड़ा रीजन था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का मतलब, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को सॉल्व करके दे सके, तो ज्योमेट्री ही कर पाता है। ज्योमेट्री के अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएगा सॉल्व। एग्जाम्पल के लिए, whenever the river Nile overflowed, जो नाइल नदी था, जब भी इसमें बाढ़ आता था ना, it wiped out the boundaries between the adjoining fields of different land owners, कि दो खेत के बीच में जो मेड़ होता है वो बह जाता था, और उसके बाद फिर इस बाउंड्री को दोबारा बनाना पड़ता था, है ना? अब किसका कितना एरिया है, किसका कितना जमीन है, कहां से किसका लाइन बाउंड्री का बना हुआ है, इसको करने के लिए इजिप्ट के जो पुराने लोग थे, इजिप्शियंस, डेवलप्ड अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड फॉर डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शंस। सिंपल कंस्ट्रक्शन और सिंपल एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए वो लोग ज्योमेट्री का विकास किए। और द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है? जहां पे अनाज को रखते हैं, है ना? तो अनाज को रखने का जो जगह होता है उसको ग्रेनरीज कहते हैं। उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए भी ज्योमेट्री का यूज किया जाता था। इससे अंदाजा लग पाता था कि इतना अनाज बचा हुआ है या इतना अनाज अभी है और ये इतने दिनों तक चलेगा। तो एक अंदाजा लगता था कि इतने दिनों तक अनाज चल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से वो लोग फार्मिंग या जो भी अपना काम करते थे। ठीक है, कैनल्स को बनाने के लिए, पिरामिड्स को बनाने के लिए, हम लोग जानते हैं ना, इजिप्ट में है द पिरामिड ऑफ गीजा। ये सारा ज्योमेट्रिकल शेप्स है। और वो लोग है ना, एक ट्रंकेटेड पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करने का भी करेक्ट फॉर्मूला जानते थे। ट्रंकेटेड पिरामिड देखो क्या होता है, एक ऐसा पिरामिड जिसको ऊपर से स्लैश कर दिया गया, काट दिया गया, तो ये हो गया ट्रंकेटेड पिरामिड। इसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करने इजिप्ट के पुराने लोग जानते थे। अगर तुम लोग को याद हो तो बचपन से लेके आज तक हम लोग जितना भी शेप्स पढ़े हैं उसमें से एक भी ऐसा शेप का वॉल्यूम और हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं। हम लोग पढ़े हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और अगर थोड़ा पढ़े होंगे तो स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, लेकिन एक पिरामिड का वॉल्यूम हम लोग सीबीएसई के सिलेबस में कैलकुलेट किए ही नहीं है, और वो भी ट्रंकेटेड पिरामिड। तो ये सब है, आईआईटी फाउंडेशन की सीरीज में सब कैलकुलेट वगैरह करना है। उस समय उन लोगों को ट्रंकेटेड पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला पता था। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। इंडिया में ज्योमेट्री का क्या सिस्टम रहा है, कैसे डेवलप हुआ है, वो सब पढ़ रहे हैं हम लोग। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द एक्सकैवेशंस ऑफ द हड़प्पा एंड द मोहेंजोदड़ो एटसेट्रा शोज दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो इंडस रिवर सिस्टम के आसपास में पनपा था, याद होगा तुम लोग को इंडस रिवर सिस्टम, उसमें 5 रिवर है। तो ये करीब 3000 BC, मतलब कि आज से करीब 5000 साल पहले ज्योमेट्री का एक्सटेंसिव यूज हुआ करता था, बहुत यूज हुआ करता था ज्योमेट्री का।
नली बनाना हो, रोड बनाना हो, नहर बनाना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो, घर बनाना हो, दीवार बनाना हो, एक पूरा सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता था ज्योमेट्री के हेल्प से। सिटी जो है ना वो हाईली डेवलप्ड था, वेरी वेल प्लान सिटीज हुआ करते थे पहले के। अब तो खैर अलग ही है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ही प्लान्ड तरीके से शहर चलता था। जो नली बनता था शहर में, वो नली में एक स्लोप भी अच्छा खासा दिया जाता था ताकि पानी बाहर निकल पाए। स्लोप ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, स्लोप कम भी नहीं होना चाहिए, एक कांस्टेंट मेंटेन्ड स्लोप होना चाहिए। तो वो सारा बनाने के लिए उस समय ज्योमेट्री का यूज किया जाता था 5000 साल पहले। The houses had many rooms of different types. This shows that the town dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic. The bricks used for construction were kiln fired and the ratio of length, breadth and thickness, length, breadth और height का जो रेशियो था वो है 4:2:1। ये हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है, इसको हम लोग को दिमाग में रखना है ना, कि जो ईंट यूज किया जाता था पहले टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें ईंट का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो है वो 4:2:1 हुआ करता था। यानी सेम साइज और सेम शेप के ईंट के हेल्प से घर को बनाया जाता था। इन द एंशिएंट इंडिया जो सुलभ सूत्र है हमारा, जो 800 BCE से 500 BC में है, ये मैनुअल्स है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के, सुलभ सूत्र जिनको कहते हैं हम लोग, है ना। और इनफैक्ट वैदिक पीरियड में भी ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था। जो अल्टार्स बनाया जाता था, जिसको वेदीज भी कहते हैं ना, ये फायर प्लेस में जो अल्टार्स बनाया जाता था वो वैदिक राइट्स, वैदिक रिचुअल्स को, वैदिक कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग शेप का बनाया। तुम लोग देखे होगे जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसमें जो हवन करते हैं, तो जो अग्निकुंड होता है वो एक शेप का होता है ना, पर्टिकुलर स्क्वायर शेप का होता है। उसके अंदर जो ढलान होता है वो भी एक फिक्स्ड शेप का होता है, सब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप का होता था बहुत पुराने समय से। लोकेशन ऑफ द सैक्रेड फायर हैड टू बी अकॉर्डिंग इन द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस अबाउट देयर शेप्स एंड एरियाज इफ दे वर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। जो भी है स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स, देखो स्क्वायर शेप का और सर्कल शेप का अल्टर्स were used for household rituals, while altars whose shapes were combinations of rectangle, triangle and trapezium were required for public worship। ये ध्यान रखना, घर में जो अल्टर यूज किया जाता था वो स्क्वायर और सर्कुलर शेप का होता था, लेकिन जब 2-3 शेप मिल जाए, जैसे ट्रेपीजियम हो जाए, ट्राइंगल हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, 2-3 शेप को मिलाने के बाद जो अल्टार्स बनता था, अल्टर मतलब फायर प्लेस जहां पे आग लगाया जाता है, हवन ववन किया जाता है, वो पब्लिक वर्शिप के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इनफैक्ट जो श्री यंत्र है ना, श्री यंत्र जो अथर्ववेद में जिसका मेंशन किया हुआ है, इसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ये सब क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी इंटरवोवन ट्राइंगल्स आर देयर इन द श्री यंत्र, तो लिखेंगे 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये रेशियो का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ अल्टर्स वेर यूज्ड फॉर पब्लिक वर्शिप, व्हाट टाइप ऑफ अल्टर्स वेर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स, ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो श्री यंत्र में 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होता है। दीज ट्राइंगल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स। ये 9 ट्राइंगल को ऐसे ऐसे करके अरेंज किया जाता है, जैसे 1 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल है, मान लो कि फिर 4 ट्राइंगल है, 5 ट्राइंगल है, मतलब अलग अलग शेप में ज्वाइन करने के बाद 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनते हैं। दो accurate geometrical methods were used for construction of altars, the principles behind them were not discussed। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। These examples show that the geometry was being developed and applied everywhere in the world। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में या इजिप्ट में या बेबीलोनिया में, पूरी दुनिया में ज्योमेट्री डेवलप हो रहा था और उसका यूज बढ़ रहा था। लेकिन दिस वॉज हैपनिंग इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर, एक सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा था। कहीं कुछ डेवलप हो रहा है, कहीं कुछ डेवलप हो रहा है, कहीं बिल्डिंग्स बनाने के लिए काम आ रहा है, कहीं फायरप्लेस बनाने के लिए काम आ रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं चल रहा था। What is interesting about these development of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to the next either orally or through the palm leaf messages or by other ways। ध्यान रखना, उस समय पेपर पेन, इंटरनेट तो बहुत बाद में आया, पेपर पेन भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ था। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी नॉलेज है, वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ओरली ट्रांसफर होता था। ठीक है, ओरली नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था।
या फिर पाम लीफ मैसेजेस में पत्ते में लिख लिख करके नॉलेज को उसको संभाल करके रखा जाता था और फिर वो धीरे धीरे आगे अगले जनरेशन में जाता था। ठीक है, क्योंकि पेपर वगैरह पेन पेंसिल ये सब डेवलप हुआ ही नहीं था उसमें, कितना पुराना बात कर रहे हैं सोचो। ऑल्सो वी फाइंड दैट इन सम सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोनिया ज्योमेट्री रिमेन्ड अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन। ध्यान रखना, बेबीलोनिया में जो ज्योमेट्री था ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन था। इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिया जाता था, काम लिया जाता था प्रैक्टिकल चीजों को। प्रैक्टिकल मतलब जो हम लोग अपने लाइफ में नॉर्मली करते हैं। एज वॉज द केस इन इंडिया एंड रोम, इंडिया में, रोम में, बेबीलोनिया में ज्योमेट्री को प्रैक्टिकल यूज में लिया जाता था। ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली कंसिस्टेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। एक और बात इंपॉर्टेंट, इजिप्ट के जो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ज्योमेट्री को बनाया था उसमें शेप्स कम था और स्टेटमेंट ज्यादा था, स्टेटमेंट पर ज्योमेट्री चलता था। ठीक है, there were no general rules of the procedure. In fact, Babylonian Egyptians used geometry mostly for practical purpose and did very little to develop it as systematic science. But in civilization like Greece, the emphasis was on reasoning behind why certain constructions work. देखना, ग्रीस में ये ढूंढा जाता था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो इस तरीके से बनाया गया है ये इस तरीके से बनाने से कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इजिप्ट में और ग्रीस में ज्योमेट्री में थोड़ा फर्क था। पहले इजिप्ट में प्रैक्टिकल यूज ज्यादा किया जाता था, रीजन नहीं ढूंढा जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रीस में रिसर्च होता था, रीजनिंग होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। द ग्रीक वेर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी प्रूविंग में, स्टेटमेंट्स में, है ना, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को बनाने में, सिस्टमेटिक ढंग से चलने में ग्रीस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उन्हीं ग्रीस के मैथमेटिशियंस में बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसोफर हुए थे जिनको हम लोग कहते हैं थेल्स। अगले क्लास में तुम लोग इनका दिया हुआ महान फॉर्मूला पढ़ोगे, महान कॉन्सेप्ट इनका दिया हुआ द थेल्स थ्योरम, ट्रायंगल में है, 10th क्लास में तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इनफैक्ट जो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, वो भी थेल्स के दिए हुए द थेल्स थ्योरम के हिसाब से ही एक स्पेशल कंडीशन बना के मिड पॉइंट थ्योरम बना है। तो ग्रीस के बहुत बड़े और बहुत पुराने मैथमेटिशियन हुए थे थेल्स। उनको क्रेडिट दिया जाता है पहला प्रूफ देने का। पूरे मैथ में जितना भी प्रूफ हुआ है उन सभी मैथमेटिशियंस का सबसे पहला जो प्रूफ कोई दिए हैं वो थेल्स ही दिए हैं। और ये किस था, ये किस चीज का प्रूफ था? तो दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर, कि एक सर्कल को डायमीटर से काटने पर 2 इक्वल पार्ट्स में वो टूट जाता है। इस बात को प्रूफ करने वाले सबसे पहले व्यक्ति, इनफैक्ट यही था ज्योमेट्री का सबसे पहला प्रूफ, मैथ्स का सबसे पहला प्रूफ जो थेल्स किए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज क्रेडिटेड टू गिव द फर्स्ट एवर प्रूफ इन मैथमेटिक्स, तो हम लोग बोल देंगे थेल्स। वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वाज पाइथागोरस। एक बात ध्यान रखना, थेल्स के स्टूडेंट थे पाइथागोरस, जिन्होंने अपना एक दूसरा थ्योरम दिया है द पाइथागोरस थ्योरम। और बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ना सिर्फ ये मत समझ लो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर तक ही सीमित है। तुम लोगों को बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम के ही बेसिस पे आज मैथ में कई सारा ब्रांच बना है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा कैलकुलस, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा का पूरा पाइथागोरस के एक थ्योरम पर बेस्ड होकर के आगे बढ़ा है। ठीक है, पाइथागोरस and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. बहुत काम किए थे पाइथागोरस ज्योमेट्री को डेवलप करने में। तो एक हम लोग नाम सीखे थेल्स का, एक नाम सीखे पाइथागोरस का, है ना। बहुत इन लोग मदद किए ज्योमेट्री को सिस्टमेटिक ढंग से लाने में। लेकिन उसके बाद ये 300 BC तक ऐसा चलता रहा। 300 BC मतलब आज से करीब 2300 साल पहले, है ना। पाइथागोरस बहुत सारा काम किए और ज्योमेट्री को डेवलप किए। देखो 300 BC कहने का मतलब हो रहा है क्राइस्ट के जन्म से भी पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का बात कर रहे हैं। एक बात तुम लोग को बताते हैं, जब पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर किए ना पाइथागोरस, उस समय लिखने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं हुआ करता था। ये रस्सी के हेल्प से, रस्सी में गांठ बांध बांध करके इक्वल डिस्टेंस में जमीन में एक जगह रस्सी को रख करके दूसरे जगह रख करके ट्राइंगल बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कवर किए। बाद में इसको परपेंडिकुलर बोले, बेस बोले, हाइपोटेनस बोले, ये सब बहुत बात का चीज है। मेन जो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस का बहुत पुराना है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल 300 BC। एट दैट टाइम यूक्लिड एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, कहां पे? Alexandria in Egypt, collected the all known work
दुनिया में जितना भी काम हुआ था ज्योमेट्री में, वो सारा चीजों को, सभी काम को कलेक्ट किए और उसको अरेंज कर दिए इन इस फेमस ट्रीटीज। एक ट्रीटीज वो निकाले जिसका नाम क्या रखे, एलिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। हु हैज कंपाइल्ड द बुक एलिमेंट्स? तो है यूक्लिड। कहां के थे? इजिप्ट के थे, है ना। और ये जो बुक इनका एलिमेंट्स है ना, इसको ये 13 चैप्टर्स में बताए थे और 13 हर एक चैप्टर को एक बुक नाम दिए थे। कैसे एनसाइक्लोपीडिया में बहुत सारा बुक होता है, वैसे ही उनका जो ट्रीटीज था उसका नाम वो रखे थे एलिमेंट्स, और उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किए थे और हर एक चैप्टर का नाम वो रखे थे बुक। These book influenced the whole world's understanding of geometry for generations to come। और आज हम लोग यूक्लिड के ही अप्रोच को, अभी तक जो जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, यूक्लिड के ही दिए हुए काम को नहीं, कंपाइलेशन को। काम तो बहुत मैथमेटिशियन उनसे पहले किए थे। ओवरऑल यूक्लिड उस समय के सभी काम को कंपाइल किए, ज्योमेट्री का सारा वर्क को कंपाइल करके बुक बनाए, और उन्हीं का जो ज्योमेट्री है वही आज का प्रेजेंट डे ज्योमेट्री का आधार है। समझ में आ रहा है? सो गए क्या तुम लोग? यस सर, आ गया समझ में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं बच्चा, ध्यान देते जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है, द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। देखना, ग्रीस के जो मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, यूक्लिड के समय में जो मैथमेटिक्स थे ना, उन्होंने ऐसा समझा था कि ज्योमेट्री एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है दुनिया का। दुनिया में जो भी चीज हम लोग को दिखता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। द नोशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस एंड सो वेर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। पॉइंट का मतलब, लाइन का मतलब, प्लेन का मतलब, सरफेस का मतलब, उन लोगों को जो अपने सामने दिखा, आसपास में जो भी दिखा, उस समय दुनिया में जो दिखा, उसके हिसाब से उसका नोशन बनाए, उसका मतलब को समझें। From studies of the space and solids in the space around them, an abstract geometrical notion of a solid object was developed। कि solid object किसको कहेंगे? तो वहां से समझ में आया कि solid object वो होता है जो कुछ space लेता है। A solid has shape, size, position and can be moved from one place to another। एक प्लेस से दूसरे जगह तक हम लोग एक सॉलिड को उठा के ले जा सकते हैं। जैसे एक ईंट हो गया क्यूबॉइड शेप का, वो एक सॉलिड है, उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉलिड का बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस कहते हैं। ठीक है, तुम लोग के हाथ में जो भी फोन है या लैपटॉप है या टैब है, जो भी है, वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। उसका जो स्क्रीन है या उसका जो बैक का पोर्शन है या उसका जो एज है, वो क्या है? वो उसका बाउंड्री है। उस सॉलिड का एज है, सॉलिड का किनारा है, उसके बाहर सॉलिड नहीं है। जैसे मान लो कि यहां पर हम एक क्यूब बना दे रहे हैं, ये जो क्यूब है वो इसी पॉइंट तक है, इसके अंदर है, इसके बाहर क्यूब नहीं है। तो ये जो पार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बाउंड्री है, एंड है किसका? सॉलिड का। और वो कैसा है? वो होता है सरफेस, वो एक सतह है। तो सॉलिड का बाउंड्री होता है सरफेस। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। वो स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करता है। एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। तो सरफेस के पास कोई थिकनेस नहीं होता। द बाउंड्री ऑफ सरफेस आर द कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। सरफेस का बाउंड्री कौन होता है? कर्व होता है या तो स्ट्रेट लाइन होता है। कहने का मतलब, अगर तुम लोग को ये सामने में एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो ये क्या है? ये एक सरफेस है ना, एक सतह है। और इसका ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन, ये क्या है? ये लाइन है ना बच्चा, ये लाइन है। ये क्या करता है? एक सरफेस को दूसरे सरफेस से अलग करता है। ठीक है, तो सरफेस क्या करेगा? सरफेस डिवाइड करेगा एक स्पेस को दूसरे स्पेस से। लाइन क्या करेगा? लाइन डिवाइड करेगा एक सरफेस को दूसरे सरफेस से। ठीक है, आए बात समझ में? और ये लाइन का जो एंड पॉइंट होता, लाइन का जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो एक तुम लोगों को यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है बच्चा? कि बहुत सारा पॉइंट को एक लाइन में, मतलब एक के बाद रखने के पर क्या मिलता है? जब बहुत सारा पॉइंट को एक के बाद रख दिए तो मिलता है लाइन। जब बहुत सारा लाइन को हम लोग एक के बाद रख दिए तो क्या मिलता है? सरफेस। आया समझ में?
और जब बहुत सारा सरफेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारा सरफेस को रखते गए तो उससे क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा एक सॉलिड। तो पॉइंट से मिलता है लाइन, लाइन से मिलता है सरफेस, और सरफेस से क्या मिलता है, सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, देखो कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट। सॉलिड्स का एंड पॉइंट सरफेस, सरफेस का एंड पॉइंट लाइन, और लाइन का एंड पॉइंट पॉइंट कहलाता है। पॉइंट। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन कॉल्ड अ डायमेंशन। ठीक है, हर स्टेप में हम लोग एक डायमेंशन को लूज करते हैं। कहने का मतलब समझ लो ध्यान से, हर स्टेप में एक डायमेंशन को लूज करने का मतलब क्या हो गया, गौर करो। सॉलिड में कितने डायमेंशन होते हैं सर, सॉलिड में होते हैं 3 डायमेंशन। सरफेस में कितने डायमेंशन, सरफेस में 2 डायमेंशन। लाइन में कितने डायमेंशन, 1, और पॉइंट में कितने डायमेंशन, 0, है ना। इन ईच स्टेप वी लूज 1 डायमेंशन। So a solid has 3 dimensions, surface has 2, line has 1, and point has none. Euclid summarized these statements as definitions. He began his exposition by listing 23 definitions in the book 1 of Elements. उनका जो बुक 1 था एलिमेंट्स का, उसमें वो 23 डेफिनेशन लिखे थे ऐसे ही चीजों का। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होता है, सॉलिड्स क्या होता है, इन चीजों का डेफिनेशन वो लिखे थे टोटल 23। ठीक है, A few of them are given below. कुछ कुछ इसमें नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई पार्ट नहीं होता है जिसके पास, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट। लाइन क्या है, लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, ऐसा लंबाई जिसके पास कोई ब्रेथ नहीं है। ठीक है, फिर द एंड ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद सरफेस क्या है, तो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जिसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा उसको बोलेंगे सरफेस। एज ऑफ सरफेस क्या होता है, लाइन। सरफेस जो भी है उसका एज, उसका जो किनारा होता है उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। ठीक है ना। A plane surface is a surface which lies evenly with a straight line on itself. Plane surface हो गया। If you carefully study these definitions, you will find that some of the terms like part, breadth, length, evenly, etc. need to be further explained clearly. देखो एक बात को समझना, यहां पे अगर हम इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो ये डेफिनेशन में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको और क्लियर करना पड़ेगा तब उसका मतलब समझ में आए। क्या है, जैसे कि पार्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब क्या होता है, इवनली का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर हिज डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का मतलब अ पॉइंट इज दैट विच इज नो पार्ट। तो एक पार्ट का मतलब क्या हुआ, नीड्स टू बी डिफाइंड। सपोज इफ यू डिफाइन अ पार्ट को हम लोग मान लो डिफाइन करते हैं जो एरिया रखता हो, तो फिर एरिया का मतलब क्या होगा। अगर हम पार्ट को ऐसा समझे एक छोटा सा टुकड़ा जिसके पास कुछ एरिया है, तो फिर एरिया मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो रहा है बच्चा, एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमको दूसरा चीज को बताना है, दूसरा चीज को डिफाइन करने के लिए तीसरा चीज बताना है, तीसरा चीज को डिफाइन करने के लिए चौथा चीज, उसको बताने के लिए पांचवा चीज, और ये क्या होगा, चलते रहेगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं लोग, इसलिए मैथमेटिशियंस जो है ना कुछ कुछ चीजों को अनडिफाइंड छोड़ देते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका सेंस होता है, मतलब जो भी ये चीज है इसको आगे डिफाइन नहीं कर सकते। However, we do have an intuitive feeling for the geometric concept of a point that what the definition above gives us. देखो पॉइंट का डेफिनेशन यूक्लिड तो दिए थे कि a point is that which has no part. ठीक है, अब उस पार्ट को डिफाइन करने के लिए अगर हम कुछ और दूसरा चीज ले लें तो जो भी लेंगे उसको डिफाइन करने के लिए फिर और कुछ लेना पड़ेगा, और ये चलते रहेगा प्रोसेस। इसलिए मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, इस झमेले में पड़ने से बचने के लिए क्या करते हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो कह देते हैं कि बहुत सारा ऐसा टर्म्स है जो अनडिफाइंड है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसका सिर्फ मतलब ही हम लोग को एक सेंस, एक इंट्यूटिव फीलिंग, एक एहसास हो जाता है कि पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, बस हमको पता चल गया कि पॉइंट ये है, अब इसको हमको डिफाइन करने में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आए समझ में। ऐसे ही देखो, अगर हम डेफिनेशन 2 को गौर करें बच्चों, डेफिनेशन 2 को गौर करें तो अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, तो इसमें ब्रेथ का मतलब क्या होता है, ब्रेथलेस लेंथ, इसमें ब्रेथ भी है लेंथ भी है, तो नाइदर ऑफ विच हैज बीन डिफाइंड। तो लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको ब्रेथ को समझना पड़ेगा और लेंथ को समझना पड़ेगा।
अब ब्रेथ और लेंथ को डिफाइन करने के बाद ही लाइन डिफाइन हो पाएगा, तो फिर ब्रेथ क्या है भाई, लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसा टर्म्स है जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं, अनडिफाइंड छोड़ दिए हैं। इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चा कि ज्योमेट्री में हम लोग किस किस चीज को अनडिफाइंड लेते हैं, एक पॉइंट को, एक लाइन को और एक प्लेन को हम लोग अनडिफाइंड टर्म्स लेते हैं। The only thing is that we can represent them intuitively or explain them with the help of physical models। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे डिफाइन पॉइंट या डिफाइन लाइन या फिर डिफाइन प्लेन, तो आंसर हो जाएगा देयर इज नो डेफिनेशन फॉर इट। यूक्लिड वाला डेफिनेशन नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि यूक्लिड के डेफिनेशन को समझाने के लिए फिर कोई दूसरा चीज समझाना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए तीसरा चीज समझाना पड़ेगा और झमेला होगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? यस सर, क्लियर हो गया। Starting with his definitions, Euclid assumed certain properties which were not to be proved। और भी कुछ कुछ ऐसा बात था जो यूक्लिड बोले थे कि कुछ कुछ ऐसा और चीज है जिसको हम लोग को प्रूव नहीं किया जाना चाहिए, मतलब which were not to be proved, जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। उन assumptions को, बहुत सारा ऐसा चीज है ना बच्चा जिसको प्रूफ नहीं किया जाना चाहिए, उन assumptions को हम लोग कहते हैं obvious universal truth। He divided them into two types। दो तरीके के obvious universal truth को वो बताएं, एक को बोले axioms और दूसरे को बोले postulates। तो what are obvious universal truth? There are certain assumptions which cannot be proved, they are called obvious universal truth। है ना, आया बात समझ में? जैसे हम एक एग्जांपल से लेके तुम लोगों को समझाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू y है, ठीक, तो क्या 2x इक्वल्स टू 2y होगा? यस सर। ये तो होगा ही होगा। तो क्या इस बात को तुम प्रूफ कर सकते हो कि अगर x इक्वल्स टू y है तो 2x इक्वल्स टू 2y होना चाहिए? ये तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, है ना, लेकिन ऐसा होता है। तो जो चीज होता है लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है एंड देयर इज नो प्रूफ फॉर इट। और उसको वो दो पार्ट में डिवाइड किए यूक्लिड, एक को बोले एक्सियम और दूसरे को बोले पोस्टुलेट। पोस्टुलेट जो है ना, ये स्पेशली यूज किया गया ज्योमेट्री के लिए, जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री था। कुछ ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सभी के लिए सही है, लेकिन कुछ ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है। देखते हैं हम लोग कुछ कुछ यूक्लिड का एक्सियम्स को देखते हैं, पोस्टुलेट्स को देखेंगे, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे। तो यूक्लिड का हम लोग देख रहे हैं पहला एक्सियम। सबसे पहला एक्सियम क्या कह रहा है? सबसे पहला कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो x के इक्वल y है और y के इक्वल z है, तो इससे इंप्लाई किया जा सकता है कि x के इक्वल z है। यानी अगर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दो चीज जो आपस में इक्वल है, दो चीज जो किसी तीसरे चीज के इक्वल है, वो दोनों आपस में भी इक्वल होगा। मतलब x अगर y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो x और z भी आपस में इक्वल होगा। फिर when equals are added to equals the wholes are equal। कहने का मतलब कि अगर a के इक्वल b है और c के इक्वल d है, तो अगर हम इक्वल में इक्वल जोड़ दें, कहने का मतलब a में c जोड़ दें और b में d जोड़ दें, तो भी ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। फिर when equals are subtracted from equals the remainders are equal। ये सेम चीज हो गया कि अगर a इक्वल्स टू b है और c इक्वल्स टू d है, तो a माइनस c का वैल्यू b माइनस डी के इक्वल होना चाहिए। फिर कह रहा है थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये कॉन्ग्रुएंसी में तुम लोग समझे होगे। मान लो कि एक ऐसा कोई शेप है, ठीक है, और ये कोई दूसरा शेप है। अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करते हैं या फिर दूसरे वाले को पहले के ऊपर से सुपर इंपोज करते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं, तो दोनों ही केस में एक दूसरे को ढक दे रहा है। तो कहने का मतलब हो गया ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो सिक्का हो गया, 1 रुपए का मान लो 2 सिक्का लिए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ढक देता है, तो वो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल। फिर कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन। मान लो कि ये कंप्लीटेड एक सर्कल है, ठीक है, और इसी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है ये, तो
ये जो सर्कल है अपने पूरे छोटे से पार्ट से पूरा सर्कल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी होल सर्कल विल बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये जस्ट अभी हम बताए थे कि मान लो अगर a के इक्वल b है तो 2a के इक्वल क्या रहेगा, 2b रहेगा। और थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मान लो a इक्वल्स टू b है तो a बाई 2 के इक्वल कौन रहेगा, b बाई। These common notions refer to magnitudes of some kind। ये जो common notions है ना, थिंग्स मतलब यहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड्स है, कुछ वैल्यू है। The first common notion could be applied to plane figures. For example, if an area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equals the area of a square, then the area of the triangle also equal the area of the square। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो common notion जो थिंग्स कह रहा है ना, थिंग्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे एरिया हम लेके कह सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे देके समझा हुआ है। मान लो कि एक ट्राइंगल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है और रेक्टेंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तो जो ट्राइंगल है उसका एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, है ना। फिर Yes, sir. एक और बात समझो यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। जो सेम काइंड का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी, उसको कंपेयर किया जा सकता है, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग काइंड का मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। हमको पता है कि 2 किलोमीटर और 500 मीटर कैसा होता है, उसमें क्या कंपैरिजन है, लेकिन हम 2 किलोमीटर को 5 किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेंथ है एक मास है। तो जब सेम काइंड का मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अलग काइंड का रहेगा तो उसको कंपेयर वगैरह नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल है, लाइन कैन नॉट बी कंपेयर टू रेक्टेंगल नॉर एन एंगल कैन बी कंपेयर टू अ पेंटागन, क्योंकि एंगल अलग चीज है, पेंटागन अलग चीज है, लाइन अलग चीज है, रेक्टेंगल अलग चीज है। लाइन क्या है, सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन। रेक्टेंगल क्या है, 2 डायमेंशन, है ना। उसके बाद जो ऊपर का 4th एक्सियम है, given above seems to say that if two things are identical, that is they are same, then they are equal. In other words, everything equals itself. It is just a justification of the principle of superposition। जो एक्सियम 4 यहाँ पे जो सुपरपोजिशन का जो बात हम किए ना, कि जब एक चीज दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाता है और दूसरा पहले के ऊपर कंसाइड कर जाता है, तो वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। एक्सियम 5 जो है ना कि होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, तो ग्रेटर का मतलब उसे समझ में आता है। ठीक है। जैसे अगर कोई क्वांटिटी B एक पार्ट है अनदर क्वांटिटी A का, मतलब A के अंदर में है B, है ना, तो A इज रिटन एज सम ऑफ B एंड सम अदर क्वांटिटी, मतलब A को लिख सकते हैं B और कोई दूसरा क्वांटिटी C मिला करके। तो B जो है ना वो A का पार्ट है, तो लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन B। और इसी तरीके से C भी क्या हो गया, A का ही पार्ट हो गया, तो फिर लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, क्लियर हो रहा है। Yes, sir. और पॉस्टुलेट है, फटाफट पॉस्टुलेट को करते हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट कहता है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से लेके किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। देखो पॉस्टुलेट वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। तो दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आराम से बनाया जा सकता है। अब इसको कोई प्रूफ कर सकता है कि 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन बनाया जा सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस इसको हम लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। फिर एक एक्सियम आ गया, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन होगा जो पास कर सकता है। 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है, दूसरा नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है P और Q, 2 पॉइंट है बच्चा, उसमें से पास करने वाला ये एक लाइन है। उसके अलावा जितना भी लाइन है या तो वो P से क्रॉस करेगा या तो Q से क्रॉस करेगा, लेकिन दोनों से क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा। ठीक है। अगला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, और टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब तुम लोग चैप्टर 1 में सीखे हो, जो एंड हो गया हो। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली।
अगर कोई एक लाइन है, मान लो ए और बी, ए लाइन ए बी है, तो इसको हम दोनों तरफ इनडेफिनेटली, जितना मन उतना लंबा हम दोनों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल सा पोस्टुलेट है। फिर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। दुनिया में जितने भी राइट एंगल हो, या वो ऐसा हो या ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो या इस तरीके से हो, जितना भी 90 डिग्री है दुनिया में, सारा राइट एंगल, सारा 90 डिग्री क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और लास्ट जो पोस्टुलेट है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पे लास्ट पोस्टुलेट कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। मान लो कि एक ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और एक तीसरा लाइन इसको कट कर रहा है, तो इंटीरियर में जो एंगल बनता है वो ये वाला है और ये वाला है ना बच्चा, दो इंटीरियर एंगल्स बना। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को ले और वो लेस देन हो जाए टू राइट एंगल से, मतलब कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने के बाद, अगर एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ने के बाद ये लेस देन होता है टू राइट एंगल से। टू राइट एंगल कहने का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, कहने का मतलब लेस देन 180 डिग्री। कौन सा? एंगल 1 और एंगल 2 को मिला करके। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, अगर इन दोनों लाइंस को हम बहुत इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ाएं, इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ाएं, तो ये कहां मिलेगा? दे मीट ऑन दैट साइड, ये उस साइड मिलेगा। मान लो ये साइड ए है और ये साइड बी है, दो साइड है ना, इस ट्रांसवर्सल के दो साइड में है ना बच्चा, एक साइड ए मान लो राइट हैंड साइड और एक साइड बी मान लो, तो ये जो दोनों लाइंस है ना, वो उस साइड मिलेगा जिधर इनका सम लेस देन था टू राइट एंगल से। ठीक है, तो दे विल मीट ऑन साइड ए। क्लियर हो गया? मतलब यहां पे कहीं मिलेगा आगे जाकर के। ठीक है, यस सर।